अमेरिका के टेक्सास की बिग स्प्रिंग करेक्शनल सेंटर जेल से साल 1997 में एक कैदी 3 साल की सजा काटकर वापस अपने देश मेक्सिको आता है। उसे अमेरिका में ड्रग्स की तस्करी करने के जुर्म में सजा मिली थी और वो इससे पहले भी 2 बार जेल की हवा खा चुका था। इसके बाद उसके दिमाग में जाने क्या आता है कि वो सभी को हैरान करते हुए जल्द ही मेक्सिको के जलिस्को स्टेट में पुलिस ऑफिसर बन जाता है। उसके जान पहचान वाले हैरान थे कि आखिर वो एकदम से कैसे मुजरिम से सीधे प्रशासन का हिस्सा बन बैठा। लेकिन ये सब तो केवल उसकी एक चाल थी। उसका मकसद पुलिस डिपार्टमेंट में घुसकर पुलिस की ट्रेनिंग, सिक्योरिटी और काउंटर इंटेलिजेंस की बारीकियों को सीखना था, ताकि आगे जब वो अपना ड्रग्स का कारोबार चलाए तो उसे पता हो कि बिना अरेस्ट हुए पुलिस को कैसे हैंडल करना है। हुआ भी यही। उसने ये सब सीखने के बाद पुलिस की नौकरी छोड़ दी और अपना नाम बदलकर एल मेंचो रखते हुए CJNG नाम से एक ड्रग कार्टेल खड़ा कर दिया, जो आज की डेट में दुनिया का सबसे खूंखार और क्रूर ड्रग कार्टेल है। ये इतना खतरनाक और वायलेंट है कि इसकी तुलना आईसिस जैसे डेंजरस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से की जाती है। इस कार्टेल की वेशभूषा को देख कोई भी धोखा खा सकता है। इसके हजारों लड़ाके मिलिट्री की तरह यूनिफॉर्म पहने हुए आर्मी जैसे कॉन्वॉय के साथ अपने शिकार पर निकलते हैं, जिनके पास अपने देश की पुलिस से भी ज्यादा एडवांस हथियार हैं। एल मेंचो के इस क्रूर ड्रग कार्टेल ने अपने कारोबार के लिए मेक्सिको की सड़कों को खून से रंग दिया। सिविलियंस हो या पॉलिटिशियंस, पुलिस ऑफिसर्स हो या आर्मी सोल्जर्स, जर्नलिस्ट हो या जज, जो भी उसके रास्ते में आया उसने उसे मौत की नींद सुला दिया। उसकी इस ब्रुटैलिटी का असर ये हुआ कि उसने बहुत ही कम समय में ड्रग जगत में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया। साल 2016 में मेक्सिको के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड एल चैपो के अरेस्ट होने के बाद एल मेंचो उसके भी काफी मार्केट शेयर को कैप्चर कर और भी ताकतवर बन गया। कमाल की बात यह है कि वो कभी एल चैपो के सब्सिडरी कार्टेल का एक मामूली सा बॉडीगार्ड हुआ करता था। वो अब कितना खतरनाक बन चुका है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां अमेरिका ने एल चैपो को पकड़ने के लिए $5 मिलियन का रिवॉर्ड रखा था, तो वही एल मेंचो को पकड़ने के लिए अमेरिका ने $15 मिलियन का इनाम रखा है। लेकिन इसके बावजूद उसे अभी तक पकड़ा नहीं जा सका। तो आइए जानते हैं कौन है ये ड्रग वर्ल्ड का उगता सूरज एल मेंचो, जो पाब्लो एस्कोबार और एल चैपो जैसे ड्रग लॉर्ड्स के बाद बहुत ही कम समय में ड्रग वर्ल्ड का बेताज बादशाह बन चुका है। उसकी ऑर्गेनाइजेशन CJNG क्रूरता की किस हद तक जाकर अपने कामों को अंजाम देती है, और आखिर क्यों मेक्सिको के इस मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। And 90% of the drugs coming here are from Mexico. That's why authorities want in their custody a Mexican drug lord named Nermisio Cervantes, or El Mencho. The DEA is offering $10 million for information leading to the arrest of the Mexican drug kingpin known as El Mencho. Such a huge bounty on such a physically insignificant man shows the intensity behind a fugitive manhunt for Chicago's public enemy #1. CJNG has become more prominent and manufactures and traffics in high volumes of methamphetamine and other drugs. Tonight, the man they call El Mencho is still a fugitive, but his son, the so-called Menchito, has just been extradited from Mexico to face U.S. prosecution. The drug cartels are waging war in America, and it's now time for America to wage war on the cartels. एल मेंचो का जन्म 1966 में मेक्सिको के मिचोआकन स्टेट के एक स्मॉल टाउन नरहानो दे चिला में हुआ था। उसका बचपन उसके माता पिता और उसके 5 भाइयों के बीच गुजरा। उसका परिवार बड़ा था लेकिन बेहद गरीब भी था, जहां एवोकाडो फार्मिंग ही थोड़ी बहुत इनकम का जरिया थी। मेक्सिको में एवोकाडो फार्मर्स की हमेशा से बुरी हालत रही है, क्योंकि इसकी खेती को मोस्टली ड्रग कार्टेल्स द्वारा कंट्रोल किया जाता रहा है, जो खेती करने वाले गरीब किसानों को उनके हक के भी पैसे नहीं देते। उस वक्त एल मेंचो का परिवार भी ड्रग माफियाओं की इस ज्यादती को सहने के लिए मजबूर था। तब किसी को कहां पता था कि एक दिन इसी गरीब किसान परिवार का लड़का मेक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग माफिया बन जाएगा। घर की खराब फाइनेंशियल कंडीशन के बीच एल मेंचो अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सका और वो 5th ग्रेड में ही स्कूल छोड़कर छोटे मोटे कामों से अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने लगा। इस छोटी सी उम्र में ही उसके अंदर एक बात घर कर गई थी कि उसे बहुत सारा पैसा कमाना है, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े।
इसी अमीर बनने की ख्वाहिश ने उसे क्राइम की दुनिया में धकेल दिया और मात्र 14 साल की उम्र में वो ड्रग माफियाओं के लिए मैरिजुआना क्रॉप्स की देखरेख करने लगा। लेकिन ये सब करके आखिर कितना पैसा कमाया जा सकता था? उसके सपने इन सब कामों से कई बड़े थे। वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, जिसके लिए उसने अपना घर, अपना शहर, यहाँ तक कि अपना देश भी छोड़ने का फैसला कर लिया। मेक्सिको छोड़कर वो इलीगल तरीके से अमेरिका जाकर रहने लगा। वहां वो अपने ओरिजिनल नेम रूबेन ओसेगुएरा कैरवांतेस को बदलकर अलग अलग नामों से छोटी मोटी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुआ। इन्हीं गैर कानूनी कामों के चलते साल 1986 में उसका सामना पुलिस से होता है, जब चोरी करने और एक लोडेड बंदूक रखने के जुर्म में उसे सैन फ्रांसिस्को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। लेकिन एल मेंचो उसके बाद भी नहीं रुका और उसने यहाँ से रिहा होने के बाद मेक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर को बार बार इलीगली क्रॉस कर ड्रग माफियाओं के लिए ड्रग स्मगल करना शुरू कर दिया। इसी बीच उसे मेथाम्फेटामिन के ट्रेड के बारे में भी काफी कुछ जानने को मिला, जिसकी डिमांड अमेरिका में लगातार बढ़ती जा रही थी। यह एल मेंचो की जिंदगी का ड्रग्स कैटेगरीज और ड्रग वर्ल्ड के फंक्शन के बारे में एक्सप्लोर करने का फेज था। लेकिन इस बीच 1989 में उसे एक बार फिर पुलिस के हत्थे चढ़ना पड़ा, जब उसे ड्रग्स बेचने की वजह से सैन फ्रांसिस्को में अरेस्ट कर लिया गया। उसे कई महीने जेल में रखने के बाद वापस मेक्सिको डिपोर्ट कर दिया गया। लेकिन फिर भी एल मेंचो के ना तो इरादे डगमगाए और ना ही उसके कारनामे रुके। वो फिर से अमेरिका आकर अपने बड़े भाई अब्राहम के साथ ड्रग्स बेचने के काम में लगा रहा। उस वक्त तक एल मेंचो कितना शातिर हो चुका था, इसका अंदाजा एक इंसिडेंट से लगाया जा सकता है। जब साल 1992 में सैन फ्रांसिस्को के बार में वो और उसका बड़ा भाई अब्राहम हीरोइन की एक डील करने गए। लेन देन का सारा काम उसके भाई का था और उसे वहां केवल देखरेख करनी थी। जब दोनों काम खत्म होने के बाद वापस लौटे तो एल मेंचो ने क्लाइंट की दी गई पैसों की गड्डी को देखा, जिसके नोट बहुत ही साफ सुथरे और सिस्टमैटिक तरीके से पैक्ड थे। उसने उन पैसों को देखते ही अपने भाई से कहा कि जिन लोगों से उन्होंने डील की थी वो क्लाइंट के भेष में अंडरकवर कॉप्स थे और आगे उन्हें उनसे सतर्क रहना होगा। एल मेंचो का शक बिल्कुल सही था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस ने उनके बारे में सब कुछ पता लगा लिया था और उस इंसिडेंट के केवल 3 हफ्ते बाद उन दोनों को अरेस्ट कर लिया। दोनों को पकड़ के कोर्ट में जज के सामने लाया गया, जहां एल मेंचो ने खुद को निर्दोष बताते हुए अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जब उससे कहा गया कि अगर उसने सच नहीं बोला तो उसके बड़े भाई को उम्र कैद की सजा सुना दी जाएगी, तो उसने अपने भाई की खैरियत के लिए अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद उसे वेस्ट टेक्सास के एक प्राइवेट प्रिजन बिग स्प्रिंग करेक्शनल सेंटर में 5 साल की सजा काटने के लिए भेज दिया गया। वहां उसकी मुलाकात अपने जैसे कई नौजवानों से हुई, जिन्हें आगे चलकर वो अपनी गैंग का हिस्सा बनाने वाला था। वो 3 साल तक इस जेल में रहा, जिसके बाद साल 1997 में उसे पैरोल पर रिलीज कर वापस मेक्सिको भेज दिया गया। इसके बाद एल मेंचो का अगला कदम सभी को चौंकाने वाला था। उसने अमेरिका से मेक्सिको लौटकर जलिस्को स्टेट पुलिस को ज्वाइन कर लिया और जलिस्को के काबो कोरिएंटेस और तोमातलान में पुलिस ऑफिसर बन गया। वो बार बार पुलिस के हाथों पकड़ा जाता था, इसलिए वो खुद पुलिस में शामिल होकर उनके काम करने के तरीकों को सीखकर भविष्य में अपना रास्ता आसान करना चाहता था। आगे चलकर पुलिस की ये ट्रेनिंग और काउंटर इंटेलिजेंस की समझ सच में उसके बहुत काम आने वाली थी। कुछ ही समय बाद उसने पुलिस की ये नौकरी छोड़ दी और ड्रग्स की दुनिया में नाम कमाने के लिए मिलेनियो कार्टेल से जुड़ गया। यहाँ उसे सबसे पहला काम हिटमैन का मिला, जिसे हर हाल में मिलेनियो कार्टेल के फाउंडर अरमांडो वेलेंसिया कॉर्निएलो को प्रोटेक्ट करना था। पुलिस बैकग्राउंड होने की वजह से एल मेंचो इस काम में माहिर हो चुका था, लेकिन वो जल्दी से ग्रो करना चाहता था। इसके लिए उसने रोजालिंडा गोंजालेस वेलेंसिया से शादी कर ली, जिसके पिता और भाइयों का मिलेनियो कार्टेल में काफी रुतबा था। इसके बाद मिलेनियो कार्टेल में उसकी पहुंच बढ़ने लगी, लेकिन उसी दौरान साल 2003 में जब मैक्सिकन अथॉरिटीज ने उसके बॉस अरमांडो को अरेस्ट कर लिया, तो सही मौका देखते हुए मैक्सिको का ही एक कार्टेल लॉस जेतास बुरी तरह मिलेनियो कार्टेल को निशाना बनाने लगा। मिलेनियो कार्टेल को अस्तित्व में बने रहने के लिए एल चापो के सिनालोआ कार्टेल की सब्सिडियरी बनना पड़ा, जिसे एल चापो की वाइफ के अंकल नाचो कोरोनेल द्वारा चलाया जाने लगा। मेंचो को यहाँ कोरोनेल के बॉडीगार्ड और हिटमैन का रोल मिला। ऐसे में एल मेंचो एक तरह से एल चैपो के साथ जुड़ गया था। हालांकि उस वक्त ना तो एल चैपो की नजर में उसकी कोई वैल्यू थी और ना ही उसको यह अंदाजा था कि आगे चलकर ये एक मामूली सा बॉडीगार्ड उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। देखते ही देखते कई साल गुजरते गए और एल मेंचो मिलेनियो कार्टेल में अपनी पकड़ को काफी मजबूत करता गया।
वो स्किल्ड शूटर्स की टीम को लीड करने लगा था जो उसके एक इशारे पर किसी को भी छलनी कर सकते थे। मिलेनियो कार्टेल का काम भी अच्छा चल रहा था, जो जलिस्को और कोलिमा स्टेट्स में सिनालोआ कार्टेल के लिए ड्रग ट्रैफिकिंग के साथ साथ उसके फाइनेंसेस और किलिंग के कामों को संभाल रहा था। लेकिन कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आता है जब साल 2010 में नाचो कोरोनेल को एक आर्मी रेड के दौरान मार दिया जाता है। इससे कुछ महीने पहले मिलेनियो कार्टेल के टॉप लीडर ऑस्कर ऑरलैंडो नावा वेलेंशिया को भी अरेस्ट कर लिया गया था। उन दोनों की एब्सेंस से ये हुआ कि मिलेनियो कार्टेल में फूट पड़ने लगी और वो जल्द ही दो गुटों लॉस टॉर्सिडोस और ला रेजिस्टेंसिया में बट गया, जिसमें लॉस टॉर्सिडोस का मुखिया एल मेंचो था। जल्द ही दोनों गुट जलिस्को में ड्रग ट्रैफिकिंग के कंट्रोल के लिए आपस में भिड़ गए। इस दौरान एल मेंचो ने अपना इतना खूंखार रूप दिखाया कि उसने जलिस्को की सड़कों को अपने विरोधियों के खून से रंग दिया। एक ही झटके में जलिस्को में मर्डर रेट डबल से भी ज्यादा हो गया। दूसरे गुट के जितने भी लोग थे या तो वो मारे गए या उन्हें शहर छोड़कर भागना पड़ा। ये उसकी पहली ऐसी जीत थी जिसकी गूंज ने मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड्स को हिला कर रख दिया था। उसने जलिस्को के ड्रग कारोबार का कंट्रोल अपने हाथों में लेते हुए अपने संगठन का नाम बदलकर कार्टेल दे जलिस्को नुएवा जनरेशन CJNG रख लिया, जो आगे चलकर ऐसा आतंक मचाने वाला था कि मैक्सिको के साथ साथ अमेरिका की सरकार की भी नींद उड़ने वाली थी। ड्रग ट्रैफिकिंग के फील्ड में अच्छे से पैर जमाने के लिए एल मेंचो बाकी के ड्रग कार्टेल्स के इलाकों को छीनना चाहता था। उसकी लिस्ट में सबसे पहला नाम लॉस जेतास का था, जो मैक्सिको का मोस्ट डेंजरस और बहुत ही वायलेंट ड्रग कार्टेल था। इस कार्टेल को कभी मैक्सिकन सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ एक्स कमांडोज द्वारा तैयार किया गया था। एल मेंचो ने CJNG की फॉर्मेशन से पहले जीटा किलर्स नाम से भी एक गुट बना रखा था, जिसका मकसद लॉस जेतास कार्टेल को खत्म करना था। उसके लोगों ने लॉस जेतास के खिलाफ ऑनलाइन कई वीडियोस डाली थी, जिसमें उन्होंने लॉस जेतास को सिविलियंस का हत्यारा और खुद को उनका रक्षक बताया था। लेकिन CJNG के फॉर्मेशन के बाद मैक्सिको की जनता जान चुकी थी कि यह संगठन लॉस जेतास से भी ज्यादा खूंखार है। इसकी मिसाल तब देखने को मिली जब एल मेंचो ने लॉस जेतास से वेराक्रूज के एरिया का कंट्रोल लेने के लिए उसके खिलाफ हमले तेज कर दिए। इन्हीं हमलों के चलते 20 सितंबर 2011 को वेराक्रूज के बोका डेल रियो इलाके से 2 ट्रक भर के 35 लोगों की लाशें बरामद हुई। CJNG के दावे के अनुसार ये सब लॉस जेतास के मेंबर्स थे, जिन्हें मौत के घाट उतारकर उन्होंने संदेश दे दिया था कि अब इस इलाके में उनका धंधा चलेगा। एल मेंचो बेहद शातिर था। वो जिस लॉस जेतास को निशाना बना रहा था, खुद भी वो उसी के नक्शे कदम पर चलकर अपने ग्रुप CJNG को लॉस जेतास के जैसा बनाने में लगा था। वायलेंट टैक्टिक्स से लेकर मिलिट्री जैसी यूनिफॉर्म, वेपन्स और टैंक्स तक लगभग हर चीज उसने उसी की कॉपी की थी। उसे दूसरे कार्टेल्स की जो भी खूबी खास लगती, वो उसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अडॉप्ट कर लेता। उसकी इसी होशियारी से ये हुआ कि देखते ही देखते उसकी खुद की एक सेना खड़ी हो गई, जिसका पहनावा आर्मी जैसा था और जिसके हथियार अपने देश की पुलिस से भी ज्यादा एडवांस थे। इस उभरती ताकत को देख जहां सैकड़ों युवा खुद CJNG से जुड़ गए, तो वहीं और भी यंग लड़कों को अपने साथ जोड़ने के लिए उसके लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस डालकर अपनी पावर का शो ऑफ करते, जिसमें वो कभी किसी का सर काटते हुए दिखाते तो कभी हवा में बंदूकों को लहराते। इसके अलावा नौजवानों को अपनी गैंग में शामिल करने के लिए रॉबिन हुड टाइप टैक्टिक भी अपनाई जाती, जिसके लिए वो कभी गरीब युवाओं को खाना और घर देकर तो कभी नौकरी का लालच देकर अपने चंगुल में फंसा लेते और फिर उन्हें CJNG का मेंबर बनने की सख्त ट्रेनिंग दी जाती। इस तरह एल मेंचो की 5000 नौजवान लड़ाकों की फौज तैयार हो चुकी थी। लॉस जेतास की ताकत को कम करने के बाद एल मेंचो द नाइट्स टेम्पलर समेत और भी कार्टेल्स को निशाना बनाकर उनसे उनके इलाके छीनने लगा। अपनी अल्ट्रा वायलेंट टैक्टिक के चलते उसने जलिस्को से कोलिमा और गुआनाजुआतो से मिचोआकन तक ड्रग ट्रैफिकिंग में अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग कर लिया। CJNG सबसे पहले मेथाम्फेटामीन की कैटेगरी में इन्वॉल्व रहा, जिसमें उसका काम इसके प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का था। इसके प्रोडक्शन के लिए CJNG के पास खुद की 100 से भी ज्यादा मेथ लैब्स थी, जिन्हें बहुत ही आइसोलेटेड एरियाज में बनाया गया था। मोस्टली लैब्स घने जंगलों में बनी हुई थी, जहां बच्चों से लेकर महिलाओं तक से फोर्सफुली काम कराया जाता और जो भी काम करने से मना करता उसे मार दिया जाता।
मैथ ट्रेड में एल मेंचो को काफी प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन उसके ख्वाब रईसी की बुलंदी पर पहुंचने के थे। इसलिए उसने अपने कार्टेल को डाइवर्सिफाई करते हुए मेथाम्फेटामिन के साथ साथ कोकेन, हीरोइन और फेंटेनाइल का भी बिजनेस शुरू कर दिया। एल मेंचो की लीडरशिप में सीजेएनजी बहुत कम समय में बहुत तेजी से ग्रो करने वाला बेहद खतरनाक ड्रग कार्टेल बन गया। ड्रग्स के धंधे के अलावा साइड इनकम और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए एल मेंचो ऑयल की चोरी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एक्सटॉर्शन और माइग्रेंट स्मगलिंग भी करने लगा। वो बिजनेस ओनर्स और इंडिपेंडेंट ड्रग ट्रैफिकर्स से प्रोटेक्शन मनी भी वसूलता। वो मेक्सिको की क्राइम की दुनिया का उगता हुआ सूरज था, जिसने ड्रग जगत में अपने नाम का परचम लहरा दिया। जहां उसने बाकी के ड्रग्स कार्टेल्स का धंधा चौपट कर दिया, तो वही मैक्सिकन अथॉरिटीज की चिंताओं को काफी बढ़ा दिया था। मैक्सिकन अथॉरिटीज सबसे ज्यादा उसके आक्रामक रवैये से परेशान थी। जहां बाकी के ड्रग माफिया अपना धंधा चलाने के लिए करप्ट पुलिस वालों और नेताओं को रिश्वत देते थे, तो वही एल मेंचो का सिर्फ एक ही कानून था, मौत। वो किसी पर भी गोली चलाने से पहले 2 बार नहीं सोचता। जहां उसे लगता कि कोई उसके काम में अड़ंगा डाल रहा है, वो उसे मार देता। पुलिस हो या आर्मी, पॉलिटिशियंस हो या मिनिस्टर्स, जर्नलिस्ट हो या जज, उसने अपने रास्ते में आने वाले हर ओहदे के इंसान का शिकार किया। अथॉरिटीज उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी, लेकिन वो हर बार बच निकलता। जब जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए उसके ठिकाने पर छापा मारती, तब तक उसके लोग उसे सेफली निकालने के लिए सड़कों पर बैरिकेड्स लगाकर चक्का जाम कर देते, तो कभी सड़क किनारे बनी दुकानों और वहां खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर देते। पुलिस ट्रेनिंग के दौरान सीखी गई टैक्टिक्स ने भी उसकी बच निकलने में काफी मदद की। एल मेंचो की होशियारी की एक मिसाल ये भी थी कि उसने मेक्सिको की सरकार और पुलिस में अपने जासूसों को भर्ती करवा रखा था, जिससे पुलिस ऑपरेशंस की खबर उसे पहले ही लग जाती और वो बच निकलता। पुलिस की कार्रवाई में वो तो बच जाता, लेकिन इस बीच उसके कई मेंबर्स या तो मारे जाते या उन्हें पकड़ लिया जाता। पुलिस द्वारा पकड़े गए उसके गैंग मेंबर्स में एक नाम उसके बेटे रूबेन ओसेगुएरा गोंजालेस का भी था। एल मेंचो भी पुलिस की कार्रवाई का जवाब अपने भयानक अंदाज में देता। वो बदले में पूरे के पूरे पुलिस कॉन्वॉय को ही बम से उड़ा देता। ऐसे ही अप्रैल 2015 में देखने को मिला, जब उसके लोगों ने जलिस्को से गुजरते पुलिस के काफिले पर घात लगाकर जोरदार हमला कर दिया। इस हमले में 15 पुलिस ऑफिसर्स मारे गए और 5 पुलिस वाले बुरी तरह घायल हो गए। ये मेक्सिको के इतिहास में सिक्योरिटी फोर्सेस पर सबसे घातक हमलों में से एक था। इस अटैक से करीब 20 दिन पहले 19 मार्च 2015 को भी एल मेंचो की गैंग के लोगों ने ओकोटलान शहर में असॉल्ट राइफल्स और ग्रेनेड लॉन्चर से 5 पुलिस ऑफिसर्स की हत्या कर दी थी। लगातार पुलिस को निशाना बनाने की वजह से एल मेंचो मैक्सिकन अथॉरिटीज की क्रिमिनल लिस्ट में टॉप पर आ गया। उसे पकड़ने में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जी जान लगा दी, लेकिन मेक्सिको की पुलिस उसकी ताकत के आगे हर बार कमजोर पड़ जाती। उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज सीजेएनजी के मिलिट्री ग्रेड वेपन्स थे, जिनमें मशीन गन्स और आरपीजी समेत बेहद खतरनाक .50 कैलिबर स्नाइपर राइफल्स तक शामिल थी। जबकि पुलिस के पास बेहद ही आउटडेटेड गन्स थी, जो उनका सामना करने के लिए काफी नहीं थी। पुलिस को नाकाम होता देख एल मेंचो को पकड़ने और उसके कार्टेल सीजेएनजी को जड़ से मिटाने का काम मिलिट्री को सौंपा गया। मिलिट्री ने ऑपरेशन जलिस्को की शुरुआत करते हुए जंगलों में हेलीकॉप्टर से सीजेएनजी के इलाकों को छानना शुरू कर दिया, लेकिन ये ऑपरेशन शुरू होते ही फेल हो गया। एल मेंचो के लोगों ने मिलिट्री को भी नहीं बख्शा और एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को आरपीजी लॉन्चर से मार गिराया, जिसमें बैठे 6 सैनिक मारे गए। उसके लड़ाके यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने पूरे जलिस्को में जगह जगह आगजनी करते हुए 5 गैस स्टेशंस और 36 व्हीकल्स को आग के हवाले कर दिया। पहले पुलिस और फिर आर्मी की ये दुर्दशा देखकर मैक्सिकन गवर्नमेंट के हाथ पांव फूल गए। उन्हें अंदाजा हो गया कि उनका सामना किसी ओल्ड फैशन ड्रग कार्टेल से नहीं, बल्कि बेहद खतरनाक संगठन से है। ड्रग्स और अपनी डाइवर्सिफाई क्रिमिनल एक्टिविटीज से एल मेंचो जितना पैसा कमाता, उसका एक बड़ा हिस्सा वो बेहतर हथियार खरीदने में खर्च करता। एक तरफ उसने अपने वायलेंस से अथॉरिटीज के हाथ बांध दिए थे, तो दूसरी ओर उसका कहर उसके कॉम्पिटिटर्स पर भी बरस रहा था। जहां उसने गुआना
गुनाहगातों में CSRL कार्टेल के साथ एक खूनी जंग छेड़कर उसके इलीगल ऑयल ट्रेड पर अपना कंट्रोल कर लिया, तो वही वेराक्रूज में ओल्ड स्कूल जेतास के साथ भिड़ते हुए उसकी भी ड्रग टेरिटरीज को कैप्चर कर लिया। एल मेंचो का क्लियर कट ऑब्जेक्टिव था कि अगर किसी धंधे में नाम कमाना है तो उस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी से भिड़ जाओ। ऐसे में उसने लॉस जेतास से लेकर ना जाने कितने ड्रग कार्टेल्स के साथ जंग छेड़कर उनसे उनका हिस्सा छीन लिया था। उसकी नजर अब मेक्सिको के सबसे बड़े ड्रग संगठन सिनालोआ कार्टेल पर थी, जिसका एल मेंचो कभी बॉडीगार्ड हुआ करता था। अब उसी से पावर कैप्चर करने के लिए उसने उसके साथ लड़ाई शुरू कर दी और उसके कई मेंबर्स को मार गिराया। उसके बढ़ते हमलों और अपने मरते लोगों को देख खुद सिनालोआ कार्टेल के हेड एल चैपो ने साल 2015 में उससे एक डील की, जिसमें उन्होंने अपने अपने कॉर्नर्स और ट्रैफिकिंग रूट्स बांटकर प्रॉमिस किया कि वो फिर कभी एक दूसरे को निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन साल 2016 में जब एल चैपो अरेस्ट हुआ और उसे अमेरिका की जेल में उम्र कैद की सजा हुई, तो एल मेंचो ने ये डील तोड़ते हुए सिनालोआ कार्टेल की टेरिटरीज को कैप्चर करना शुरू कर दिया। वो अमेरिका में एंट्री के दो मेन स्मगलिंग पॉइंट्स सियुदाद हुआरेज और टिजुआना को कब्जे में लेने के लिए सिनालोआ कार्टेल के लोगों को मौत के घाट उतारने लगा। इसके बाद उसने कोलिमा में भी सिनालोआ कार्टेल के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिसके चलते वहां इतना खून खराबा हुआ कि वहां का मर्डर रेट 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया। वो यही नहीं रुका, बल्कि उसने अगस्त 2016 में एल चैपो के 2 बेटों को जलिस्को के एक रेस्टोरेंट से किडनैप करवा लिया, जहां वो अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आए हुए थे। एल मेंचो उन्हें बिना परमिशन के उसके इलाके में घुसने के लिए मौत की नींद सुलाना चाहता था, लेकिन सिनालोआ कार्टेल ने $2 मिलियन और बहुत सारा ड्रग स्टोरेज देकर बड़ी मिन्नतों से एल चैपो के बेटों को छुड़वा लिया। इस इंसिडेंट के बाद उसने साफ कर दिया था कि अब एल चैपो का टाइम खत्म हो चुका है और मेक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड और डॉन वो खुद है। हर बदलते साल के साथ एल मेंचो और उसका कार्टेल CJNG और भी ज्यादा पावरफुल होता गया। ना तो ड्रग ट्रैफिकिंग में उसका बढ़ता ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कम हुआ और ना ही उसका वायलेंस रुका। अपने रास्ते में आने वाले हर शख्स को उसने मिट्टी में मिला दिया। जिसे मारने में वो नाकाम रहा, उसका उसने इतना बुरा हश्र किया कि उन्हें हर दम मौत का डर सताने लगा और वो चैन की नींद गवा बैठे। साल 2020 में उसकी गैंग CJNG ने मेक्सिको के सबसे सेफेस्ट इलाके पैसियो डे ला रिफॉर्मा में मेक्सिको सिटी के पुलिस चीफ ओमार गार्सिया हरफुक के काफिले को ट्रक से ब्लॉक कर उन पर भयानक हमला कर दिया। उनकी बुलेट प्रूफ SUV पर कई मिनटों तक धड़ाधड़ 400 से भी ज्यादा गोलियां दाग दी गई। इनमें से 3 बुलेट्स ओमर को भी लगी। हालांकि किस्मत से वो बच गए और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन इस अटैक में उनके 2 बॉडीगार्ड्स और एक फीमेल सिविलियन की मौत हो गई। ओमर ने होश में आने के बाद हॉस्पिटल बेड से लेटे हुए ही सबसे पहले एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने एल मेंचो को इस हमले का जिम्मेदार बताते हुए उसे मेक्सिको का सबसे बड़ा क्रिमिनल करार दिया। अपने बारे में ये बात सुनकर एल मेंचो घबराया नहीं, बल्कि उसका हौसला और भी बुलंद हो गया और उसने उसी महीने कोलिमा में उसके खिलाफ जाने वाले एक फेडरल जज ओरियल विलेगास ओर्टिज और उनकी वाइफ की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद उसने जालिस्को के फॉर्मर गवर्नर एरिस्टोटलेस सैंडोवाल को भी मरवा डाला। उसने अपने मल्टीपल क्रिमिनल बिजनेसेस को चलाए रखने के लिए जहां इतने हाई प्रोफाइल मर्डर्स किए, तो वही उसने प्रेसिडेंट आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर समेत सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन रिलेशंस मार्सेलो एब्राड, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के हेड सैंटियागो निएटो और सिक्योरिटी एंड सिटीजन प्रोटेक्शन के सेक्रेटरी अल्फोंसो दुराजो को धमकी देकर उनके अंदर मौत का खौफ बैठा दिया। ये उसके आतंक का ही असर था कि CJNG ने मेक्सिको की 32 स्टेट्स में से 31 स्टेट्स में अपने ड्रग एम्पायर को एक्सपैंड कर दिया। उसका कार्टेल आज दुनिया की 7 कॉन्टिनेंट्स में से 6 कॉन्टिनेंट्स में ड्रग स्मगल करता है। अमेरिका की एजेंसी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी DEA के अनुसार CJNG की प्रेजेंस दर्जनों देशों के साथ साथ अमेरिका की सभी 50 स्टेट्स में है। अमेरिका में स्मगल होने वाले टोटल ड्रग्स का 1/3 हिस्सा उसका कार्टेल डिलीवर करता है। CJNG अमेरिका में हर महीने लगभग 5 टन कोकेन और 5 टन मेथाम्फेटामिन स्मगल करता है। उसके द्वारा अमेरिका में हर साल आने वाले कोकेन की कुल वैल्यू $8.1 बिलियन है, जबकि सालाना क्रिस्टल मेथ ट्रेड करीब $4.6 बिलियन का है। मैक्सिकन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एल मेंचो के इस डेंजरस कार्टेल के पास करीब $50 बिलियन के एसेट्स है, जबकि खुद उसकी करीब $1 बिलियन की नेट वर्थ है।
मैक्सिको के एक हाई रैंक ऑफिशियल टोमास जेरोन के अनुसार आज मैक्सिको में मेनली केवल 2 ही कार्टेल्स का रूल है। पहला सिनालोआ कार्टेल है, जिसके सुप्रीम एल चैपो और फिर दूसरे लीडर एल मायो के पकड़े जाने के बाद उनके सितारे गर्दिश में हैं। तो वही दूसरा कार्टेल CJNG है, जिसने अपने पहले डेकेड में ही वो रुतबा हासिल कर लिया जिसे पाने में सिनालोआ कार्टेल को कई दशक लग गए। CJNG अभी तेजी के साथ सिनालोआ कार्टेल की टेरिटरीज बाजा, कैलिफोर्निया, सोनोरा और यहां तक कि एल चैपो के होम स्टेट सिनालोआ में घुसकर उसके एम्पायर को कब्जाता जा रहा है। उसके इस बढ़ते ड्रग साम्राज्य ने मैक्सिकन गवर्नमेंट से ज्यादा अमेरिकन गवर्नमेंट को परेशान किया है। अमेरिका एक दशक से उसे अपने यहाँ ड्रग सप्लाई करने की वजह से पनिश करने की कोशिश में लगा हुआ है। मैक्सिकन अथॉरिटीज के साथ साथ अमेरिकन एजेंसीज ने भी दिन रात एक कर उसके सैकड़ों लोगों और करीबियों को पकड़ा है। जहां 2020 में DEA ने अपने 6 मंथ के कैंपेन के दौरान उसके $20 मिलियन को जब्त कर 750 मेंबर्स को पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया, तो वही अथॉरिटीज के मल्टीपल एक्शंस के चलते उसके कई करीबी भी जेल की हवा खा रहे हैं। इनमें उसका बेटा रूबेन ओसेगुएरा, उसके 2 भाई एंटोनियो ओसेगुएरा और अब्राहम ओसेगुएरा, उसका ब्रदर इन लॉ एबिगेल वेलेंसिया और उसकी बीवी रोसालिंडा गोंजालेस वेलेंसिया शामिल हैं। लेकिन इन सब के अरेस्ट होने के बाद भी एल मेंचो को दोनों देशों की सरकार पकड़ना तो दूर, छू तक भी नहीं पाई है। साल 2022 में खबर सामने आई कि ग्वादालाहारा के हॉस्पिटल में एक बीमारी के चलते वो मर गया है, लेकिन अमेरिकन अथॉरिटीज ने दावा किया कि यह उसके बचने की महज एक चाल है। एल चैपो के बाद एल मेंचो मैक्सिको का वो माफिया है जिसे अमेरिका पकड़ने के लिए बुरी तरह बेचैन है। अमेरिका ने उसके ऊपर पहले जो $5 मिलियन का रिवॉर्ड रखा था, उसे 2018 में $10 मिलियन और फिर दिसंबर 2024 में उसे बढ़ाकर $15 मिलियन कर दिया। लेकिन इतने बड़े इनाम के बावजूद भी उसे आज तक नहीं पकड़ा जा सका। उसके पुलिस की गिरफ्त से दूर बने रहने की सबसे बड़ी वजह उसकी शातिर सोच है। जहां एल चैपो और पाब्लो एस्कोबार जैसे माफिया फेम के भूखे थे और हर वक्त पब्लिक की अटेंशन पाने में लगे रहते थे, जिस वजह से उन दोनों को पुलिस के हत्थे चढ़ना पड़ा। तो वही उन दोनों के उलट एल मेंचो को पब्लिक अटेंशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो शहरी इलाकों से दूर जालिस्को, मिकोआकिन और कोलिमा के घने जंगलों से घिरे पहाड़ों में रहता है और सेफ रहने के लिए टाइम टू टाइम यहां से वहां मूव करता रहता है। वो पब्लिक तो क्या, अपने कार्टेल के लोगों से भी नहीं मिलता। CJNG के सिर्फ गिने चुने लोगों ने ही उसे आज तक देखा है। सरकार के भी पास उसकी केवल गिनती की 3 से 4 फोटोज है, जो कि काफी पुरानी है, जिस वजह से उसकी सही पहचान तक अथॉरिटीज के पास नहीं है। इसके अलावा वो बेहद ही डिसिप्लिन्ड इंसान है। वो ड्रग्स तो क्या, शराब को भी हाथ नहीं लगाता। बाकी ड्रग माफियाओं की बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनैलिटी होने की वजह से ही वो आज तक कानून के हाथों से बचा हुआ है और पहाड़ों में कहीं सुकून की जिंदगी जी रहा है। ड्रग्स की दुनिया में पैसा और ताकत तो बेशुमार है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि ड्रग्स साम्राज्य किसी एक शख्स का मोहताज नहीं है। यहाँ राजगद्दी अस्थायी है, जिस पर बैठने वाला समय समय पर बदलता रहता है। जिस शिखर पर आज एल मेंचो है, उस पर कभी एल चैपो तो कभी पाब्लो एस्कोबार हुआ करता था। एक तरफ शातिर एल चैपो था, जो जेल से पुलिस की नाक के नीचे से 2 बार फरार हुआ, तो दूसरी ओर पाब्लो एस्कोबार था, जिसने जेल जाना केवल इस शर्त पर स्वीकार किया था कि जेल भी उसकी बनाई हुई होगी और गार्ड्स भी उसी के होंगे। आप इन दोनों ड्रग माफियाओं की पूरी कहानी हमारी पिछली वीडियोस को देखकर जान सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।